हेलो एवरीवन, मैं हूं सायन और आप सभी लोगों का स्वागत है फिजिक्स विद सायन के एक नए एपिसोड में। तो पिछले दोनों लेक्चर्स जहां मैं चल रहा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसके बाद पिछले दोनों लेक्चर्स में हम लोग बात करके आ चुके हैं। पहले डुअल नेचर ऑफ लाइट, फिर डुअल नेचर ऑफ मैटर, डुअल नेचर ऑफ लाइट में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, डुअल नेचर ऑफ मैटर में डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, उसके बाद हमने पढ़ा डिविजन गामा एक्सपेरिमेंट। तो इसी टॉपिक पर आगे बढ़ते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे एटॉमिक फिजिक्स के बारे में। तो एटॉमिक फिजिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और एकदम बिल्डिंग ब्लॉक है। मतलब जो हम लोग का नेक्स्ट लेवल जो न्यूक्लियस, असली जो मेन फंडा न्यूक्लियस के बारे में हम लोग को जानना है, लेकिन उसका जो जाने का जो रास्ता है उसके लिए हमें पहले एटॉमिक फिजिक्स या एटॉम के बारे में अच्छे से जानना चाहिए। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फिजिक्स ऑफ एटॉम, हिस्ट्री ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर, कैसे डेवलपमेंट हुआ एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसके बाद कुछ एप्लीकेशन, कुछ स्ट्रक्चर्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसके बारे में आज के वीडियो में आज देखेंगे। तो फिजिक्स ऑफ एटम के बारे में आज पढ़ते हुए सबसे पहले हम लोग को जानना पड़ेगा ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ डिस्कवरी ऑफ एटम। इसके बारे में आज हम लोग को देखें तो सबसे पहले जिस साइंटिस्ट का नाम हम लोग बोलेंगे आज वो है रॉबर्ट बॉयल। रॉबर्ट बॉयल नाम सुना सुना लग रहा है। आप सभी ने बॉयल्स थ्योरम तक पढ़ के आए हैं, P प्रोपोर्शनल टू 1/v, ये तो आप लोग पढ़ के आ चुके हैं। वही थ्योरी देने वाले साइंटिस्ट का नाम भी रॉबर्ट बॉयल है। तो आप लोग सोचेंगे ये तो गैस में थे, ये गैस एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, आइडियल गैस, रियल गैस, वहाँ इनका नाम आएगा, लेकिन एटॉमिक स्ट्रक्चर में इनका नाम क्यों आ रहा है? क्योंकि इन्होंने बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरी दिया था। इन्होंने कहा था एयर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। इन्होंने ये बोल कर रखा था एयर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। तो टाइनी पार्टिकल्स में अगर एयर मेड अप हुआ है तो अगर कंप्रेशन हुआ तो टाइनी पार्टिकल्स कम क्लोजर, और अगर एक्सपांशन हुआ टाइनी पार्टिकल्स मूव अवे मतलब एक्सपांड करेगा, टाइनी पार्टिकल्स मूव फार अवे। तो इस थ्योरी से हम लोग क्या कह सकते हैं कि एयर का अंदर, एयर मॉलिक्यूल्स में बहुत ही फ्री स्पेस है, बहुत ही मतलब वैकेंट स्पेस है जहाँ पर टाइनी पार्टिकल्स रहता है। जब एक्सपांड करता वो टाइनी पार्टिकल्स एक्सपांड करके उसी फ्री स्पेस में पूरा भर जाता है, और जब कांटेक्ट करता है टाइनी पार्टिकल्स फ्री स्पेस के साथ अंदर कॉम्पैक्ट हो जाता है। तो इसी थ्योरी से लीड हुआ कि मॉलिक्यूल्स के अंदर कुछ तो ऐसा बात है, ये हो रहा है, उसी चीज़ का नाम दिया एटॉम्स। तो यहाँ से रॉबर्ट बॉयल सिग्निफिकेंट क्यों है? इन्होंने एयर के ऊपर बहुत एक्सपेरिमेंट किया और एयर उसके एक्सपेरिमेंट करते ही एक थ्योरी आया जहाँ से ये एयर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। टाइनी पार्टिकल्स का मतलब ही तब बहुत साइंटिस्ट सजेस्ट किए टाइनी पार्टिकल्स ही एटॉम्स है। इसके बाद जिस साइंटिस्ट ने पहले एक मॉडल दिया एटॉम के बारे में उसका नाम है सर जे थॉमसन। सर जे थॉमसन ही पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक मॉडल दिया एटम के बारे में। तो जे थॉमसन कौन थे? यही थे जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की, इलेक्ट्रॉन डिस्कवरी। ही डिड द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जे थॉमसन। तो जे थॉमसन ने क्या कहा? इनका मॉडल बहुत इंटरेस्टिंग था। देखिए कैसा था इनका मॉडल। ये कह रहे थे कि एटम इज मेड अप ऑफ स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज वेयर इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट। ऐसे इलेक्ट्रॉन्स रहता है, इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड इन इट। ये मॉडल था थॉमसन का। ये था थॉमसन्स मॉडल। ये था थॉमसन मॉडल। इन्होंने क्या कहा क्या ये अगर एक एटम है जहाँ पर ये पूरा जो फ्री स्पेस है ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐसे स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स की तरह रहता है। ये जस्ट लाइक एन वाटरमेलन। और इसका मॉडल का नाम इसलिए हम लोग वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं, वाटरमेलन मॉडल
या इसको प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है, क्योंकि पुडिंग आप लोग बहुत सारे लोग खा चुके हैं पुडिंग, उसी में इसी तरह प्लम रहता है अंदर, इसलिए इसको प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। और वाटरमेलन में तो वाटरमेलन रहता है, उसका जो बीज रहता है ऐसे बीज रहता है, इसलिए सिमिलर टू वाटरमेलन। तो ये है सब इलेक्ट्रॉन और ये पॉजिटिवली चार्ज। तो ये था जे थॉम्सन का मॉडल। तो ये मॉडल तो गलत मॉडल है, हम सभी को पता है, लेकिन उस टाइम में जिस टाइम में हम लोग को एटम के बारे में कुछ नहीं पता था, उस टाइम में ये मॉडल बहुत ही सिग्निफिकेंट था, क्योंकि उन्होंने जे थॉम्सन ने क्या किया, उन्होंने प्रेजेंस ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल के बारे में तो कहा, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन। इन्होंने तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट लाया, अगर ये इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट नहीं लाते तो उसके ऊपर आगे का डिस्कवरी तो कभी भी पॉसिबल नहीं था। तो जे थॉम्सन इसलिए सिग्निफिकेंट है क्योंकि उन्होंने एटम के अंदर जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल रहता है, इसके बारे में उन्होंने कहा। इन्होंने नेगेटिवली कहा तो इसका मतलब उसको बैलेंस करने के लिए ऑटोमेटिक पॉजिटिव चार्ज तो रहना चाहिए, इसी से आया जे थॉम्सन का मॉडल। तो इसके बाद क्या हुआ, यह मॉडल बहुत सालों तक साइंटिस्ट ने इसके साथ एग्री किया। फिर एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था लेनार्ड। इन्होंने क्या किया, इनका नाम था लेनार्ड, वही लेनार्ड जिन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में भी डिस्कवरी किया था। मैंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के वीडियो में भी इनका नाम मेंशन किया था। इन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी बहुत कंट्रीब्यूशन किया लेनार्ड। तो लेनार्ड के टाइम क्या हुआ, उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए एटम के ऊपर, किसको लेके, कैथोड रे ट्यूब में। इन्होंने लेनार्ड ने क्या किया, कैथोड रेस के साथ एक्सपेरिमेंट किया। क्या किया, इन्होंने कैथोड रेस पास करवाया एटम के अंदर से। तो इन्होंने देखा कि कैथोड रेस पास अवे हो रहा था, कैथोड रेस वेर पासिंग थ्रू एटम्स। तो अगर सच्ची में होता है तो थॉम्सन का जो मॉडल था कि पूरा एकदम स्फीयर पॉजिटिव चार्ज और सिर्फ इलेक्ट्रॉन रहता है, तो मैक्सिमम कैथोड रेस तो डिफ्लेक्ट करता है। लेकिन इन्होंने देखा मैक्सिमम कैथोड रे तो पास हो रहा था, क्योंकि कैथोड रे तो पॉजिटिवली चार्ज है, तो पॉजिटिव और न्यूक्लियर, अगर एटम पूरा पॉजिटिवली चार्ज है तो वो तो डिफ्लेक्ट करेगा। लेकिन इन्होंने देखा कि कैथोड रे जब भी एटम से पास हो रहा था वो अनडिवाइडेड पास हो रहा था, मतलब सब नहीं, मैक्सिमम कैथोड रेस अनडिवाइडेड पास हो जा रहा है। तो इन्होंने कहा थॉम्सन के मॉडल में थोड़ा तो डिफेक्ट है। फिर इन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, एटम में इन्होंने जैसे जो हम लोग का जे थॉम्सन ने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन्स रहता है एम्बेडेड, इलेक्ट्रॉन टीनी पार्टिकल्स की तरह रहता है, वैसे ही लेनार्ड ने कहा पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल भी टीनी पार्टिकल्स की तरह एटम में रहता है और बहुत ही फ्री स्पेस है। लेनार्ड ने सजेस्ट किया बहुत ही फ्री स्पेस है इनसाइड एटम, बहुत ही फ्री स्पेस है और टाइनी पार्टिकल्स में इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स रहता है एक एटम के अंदर, ये कहा था लेनार्ड ने। लेकिन ये इनके बाद भी उतना मतलब सिग्निफिकेंट नहीं था, क्योंकि ये कोई मॉडल नहीं दे पाए, ये सिर्फ एक थ्योरी देकर चले गए। तो जिस साइंटिस्ट का नाम बहुत सिग्निफिकेंट है और जिसका मॉडल बहुत सालों तक चर्चा में रहा और बहुत सालों तक साइंटिस्ट ने उसी मॉडल को राइट मॉडल बोल के चला था, उनका नाम है रदरफोर्ड। सर रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया, आप सभी लोगों को पता है रदरफोर्ड का गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड 1906 से 1911 के बीच में इन्होंने बहुत एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट्स डन इन 1906 से 1911 के बीच में रदरफोर्ड ने बहुत एक्सपेरिमेंट किया। ये अकेले नहीं, इनके दो स्टूडेंट्स मिलके इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया इन 5 साल में, जिनका नाम है एच गीगर और अर्न्स्ट मार्सडेन। याद गीगर एंड मार्सडेन। रदरफोर्ड विथ स्टूडेंट्स गीगर एंड मार्सडेन इन 5 साल में बहुत एक्सपेरिमेंट किया। और एक इंटरेस्टिंग बात है, रदरफोर्ड किसके स्टूडेंट है पता है? रदरफोर्ड
स्टूडेंट ऑफ जे थॉमसन। तो देख रहे हैं सब सभी से कनेक्टेड है। इधर जे थॉमसन ने वाटरमेलन मॉडल दिया था, उन्हीं के टीचर मतलब उन्हीं के स्टूडेंट रदरफोर्ड ने अपने टीचर को गलत साबित किया, उन्होंने एक नया मॉडल दिया। तो रदरफोर्ड इज द स्टूडेंट ऑफ जे थॉमसन, तो इन्होंने अपने टीचर को ही गलत साबित करके दिया। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। उस टाइम जो था एरा में बहुत ही साइंटिफिक डिस्कवरी होता रह रहा था। फिर हम लोग क्या देखे क्या था इस मॉडल में। रदरफोर्ड 1906 से 1911 के बीच में बहुत एक्सपेरिमेंट किया उनके स्टूडेंट्स के साथ, गीगर और मार्सडेन में। किसके साथ? अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ये उन्होंने किया अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इन्होंने क्या किया, एक अल्फा पार्टिकल को पास करवाया गोल्ड फॉइल के अंदर से। उसके बारे में क्या था अभी हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले व्हाट इज अल्फा पार्टिकल, व्हाट इज अल्फा पार्टिकल, बहुत बड़ा क्वेश्चन। व्हाट इज अल्फा पार्टिकल? अल्फा इज नथिंग, हीलियम न्यूक्लियस। अल्फा इज ए हीलियम न्यूक्लियस, इसके अंदर 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है। सिंपली अल्फा इज ए हीलियम न्यूक्लियस हैविंग 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन, जिसका चार्ज है +2e, और चार्ज ऑफ द अल्फा पार्टिकल इज +2e एंड मास इज 4 AMU, और मास है 4 AMU। तो दिस इज एन अल्फा पार्टिकल्स all properties. Alpha particle is a helium nucleus, it has charge +2e and mass 4 AMU। तो चलिए देखते हैं रदरफोर्ड का गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। ये नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में, बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है और इससे हम लोग कुछ कंक्लूजन्स भी जानना पड़ेगा, जिसके बाद हम लोग इसके मॉडल के बारे में जाएंगे। रदरफोर्ड्स गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। तो इसमें क्या था, रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट में इन्होंने इसका मॉडल था ऐसे कुछ। यहाँ पर ये सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल है, ये क्या है, बिस्मथ। ये क्या है, सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। इसके ऊपर इन्होंने कुछ ब्रिक्स रखा। ब्रिक्स मतलब नॉर्मल ब्रिक्स नहीं, ये सब लेड के ब्रिक्स से, जाकि बोल रहा हूँ, देखिए ये सब इन्होंने इधर ब्रिक्स रखा, ऐसे टाइप का ब्रिक्स। ये क्या है, लेड ब्रिक्स। लेड ब्रिक्स का क्या फंक्शन था, यहाँ से तो अल्फा पार्टिकल निकल रहा है, यहाँ से क्या निकल रहा है, अल्फा पार्टिकल निकल रहा है। तो बहुत अल्फा पार्टिकल तो इधर जाता है, इधर जाता है, जाकि ना जा पाए, अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट लाइन बराबर जाए, इसलिए ये लेड ब्रिक्स क्या करता है, ये एब्जॉर्ब कर लेता है एक्स्ट्रा अल्फा पार्टिकल्स। इसलिए जो अल्फा पार्टिकल्स इधर बिस्मथ से निकल रहा है तो डायरेक्ट जाएगा एकदम सीधा रास्ते। तो ये ड्राइंग आप लोग नोट डाउन करते रहिए। ये है लेड ब्रिक्स। उसके बाद ये कहाँ पे जाएगा, एक गोल्ड फॉइल के अंदर जाएगा। ये इधर एक गोल्ड फॉइल है, ये गोल्ड फॉइल के अंदर जाएगा। इस गोल्ड फॉइल के अंदर क्या है, गोल्ड फॉइल के अंदर एकदम थिन गोल्ड फॉइल, थिन गोल्ड फॉइल। तो यहाँ से अल्फा पार्टिकल जा रहा है, अल्फा जाएगा, स्ट्रीम ऑफ अल्फा पार्टिकल से जा रहा है, स्ट्रीम ऑफ अल्फा पार्टिकल से सीधा जा रहा है गोल्ड फॉइल के ऊपर, इंसिडेंट होगा। तो यहाँ पर जब इंसिडेंट हो रहा है, बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज़ था। और इसके चारों तरफ ऐसा टाइप का एक लेयर था। लेयर इन द सेंस, यहाँ से डिफ्लेक्ट होकर जो अल्फा पार्टिकल जाएगा उस लेयर में टकराएगा। क्या लेयर था, जेडन स्क्रीन, जिंक सल्फाइड का एक स्क्रीन था। ये जो है, यह जिंक सल्फाइड का एक स्क्रीन है, ये जो स्क्रीन। तो इसका क्या है, तो यहाँ से अगर अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुआ तो अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट होकर इधर टकरा सकता है। कहाँ तक,
यहाँ तक मैक्सिमम आ सकता है। तो इधर देखा जब ऐसे जा रहा था तो कुछ जो अल्फा पार्टिकल्स एकदम बीच में था, एकदम बीच में जो था वो ऐसे डिफ्लेक्ट बैक कर गया। मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स वेंट अनडेविएटेड, ऐसे अल्फा पार्टिकल्स मैक्सिमम अनडेविएटेड हुआ। कुछ कुछ अल्फा पार्टिकल्स इधर सेंटर में कुछ था ऐसे डिफ्लेक्ट कर गया, कुछ कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे था, और कुछ अल्फा पार्टिकल्स 90 डिग्री डिफ्लेक्ट किया। तो ये एक्सपेरिमेंट्स कुछ हो रहा था जिंक सल्फाइड स्क्रीन के ऊपर। और इधर एक डिटेक्टर था, इधर एक डिटेक्टर था जो ये स्कैटरिंग एंगल था, इसको मेजर कर रहा था। ये था रदरफोर्ड का गोल्डफॉल एक्सपेरिमेंट का पिक्चर। ये जो हम लोग का था, ये था हम लोग का स्कैटरिंग एंगल थीटा। ये जो स्कैटर किया डिटेक्टर में कैप्चर हुआ, ये है स्कैटरिंग एंगल। इस स्कैटरिंग एंगल को बहुत ही स्टार मार्क देके रखिए क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसके बारे में हम लोग को देखना पड़ेगा। तो अभी हम लोग देखेंगे ये एक्सपेरिमेंट का कुछ कुछ ऑब्जर्वेशंस। ये था एक्सपेरिमेंट का फुल फिगर, अभी मैं मिटा रहा हूँ, बोल ही दे रहा हूँ। क्या है, मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स अनडिविएटेड पास हुआ, मैक्सिमम ऐसे अनडिविएटेड पास हो रहा था, मैक्सिमम अनडिविएटेड। और बहुत ही रेयर था जो 90 डिग्री डिफ्लेक्ट हो रहा था, बहुत ही रेयर। 1 out of 8000 alpha particles deflected by 90 डिग्री, बहुत ही कम। 1 out of 8000 डिफ्लेक्टेड बाई 90 डिग्री, समझे। और बहुत उससे भी काफ़ी रेयर था जो जाके एकदम 180 डिग्री डिफ्लेक्ट हो गया। तो 180 डिग्री डिफ्लेक्ट कितना हुआ देखेंगे, 1 out of 10 to the power 6 alpha particles deflected by 180 डिग्री, मतलब बहुत ही रेयर। तो यहाँ से एक कंक्लूजन आया कि इतना लेस अगर अल्फा पार्टिकल्स 180 डिग्री डेविएट कर रहा है तो मतलब पूरा थॉमसन का जो मॉडल था, जो पूरा अल्फा पार्टिकल या पूरा पॉजिटिवली चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड है पूरा एटम के अंदर, वो गलत था। क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स से पॉजिटिवली चार्ज है Ag++ न्यूक्लियस, और बहुत ही छोटे जगह से 180 डिग्री डिफ्लेक्ट कर रहा था। इसका मतलब उन्होंने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया वहाँ से क्या कंक्लूजन हुआ, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल लाइज इन द सेंटर ऑफ द एटम, और वही पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कॉन्सेंट्रेटेड है बहुत ही स्मॉल स्पेस के अंदर। ये उन्होंने कंक्लूजन दिया। अगर कंक्लूजन्स लिखे हम लोग साइड में, कंक्लूजन्स क्या है कि मैक्सिमम अनडिविएटेड जा रहे हैं, मतलब बहुत ही फ्री स्पेस है। कंक्लूजन्स क्या क्या निकल के आता है इस एक्सपेरिमेंट से। पहला कंक्लूजन तो ये है कि मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम्स आर हॉलो, मोस्ट पार्ट ऑफ एटम्स आर हॉलो, that is empty space, क्योंकि 99.86% अल्फा पार्टिकल्स पास अनडेविएटेड। हम लोग देख चुके हैं मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स अनडेविएटेड पास हो रहा है, वो कितना परसेंट है, 99.86% पार्टिकल्स पास अनडेविएटेड। ये है फर्स्ट कंक्लूजन फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट। उसके बाद जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है बहुत ही स्मॉल स्पेस में रहता है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल लाइज इन अ वेरी स्मॉल स्पेस, क्योंकि 99.86% तो अनडेविएटेड हो गया था, सिर्फ कितना परसेंट डिफ्लेक्ट हुआ, 0.14% अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जान के रखिए। तो इसी के वजह से हम लोग कह सकते हैं जो न्यूक्लियस का कॉन्सेप्ट इसी के वजह से आया। 0.14% जो डिफ्लेक्ट हुआ, जो बीच में हम लोग का डिफ्लेक्ट हो रहा था, यहीं से न्यूक्लियस का कॉन्सेप्ट आया, यहीं से राइज हुआ कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूक्लियस, यहीं से कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूक्लियस आया। कि जब हम लोग न्यूक्लियस स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, न्यूक्लियर थ्योरी, उसके बारे में और डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये था रदरफोर्ड मॉडल के बारे में हम लोग का बेसिक कंक्लूजन। अभी रदरफोर्ड मॉडल कैसा था वो हम लोग देखते हैं। और एक चीज़,
इधर हम लोग का जो रदरफोर्ड मॉडल में हम लोग का जो साइज ऑफ एटम और साइज ऑफ न्यूक्लियस है इसके बारे में थोड़ा इन्होंने एक थ्योरी दिया था, कैसा था वो भी बोलूँगा। अप्रॉक्सीमेट साइज ऑफ एटम इन्होंने बोला था 10⁻⁻10 मीटर, और अप्रॉक्सीमेट साइज ऑफ न्यूक्लियस 10⁻⁻15 मीटर। इसके बारे में मैं अभी बोलूँगा कहाँ से इन्होंने कंक्लूड किया। तो रदरफोर्ड मॉडल के कंक्लूजन्स में, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के कंक्लूजन्स में ये दोनों चीज़ बहुत ही सिग्निफिकेंट था। अब रदरफोर्ड मॉडल कैसा था? रदरफोर्ड मॉडल ऐसा था कि उन्होंने बोला कि सेंटर में रदरफोर्ड मॉडल का जो स्ट्रक्चर है उन्होंने कहा सेंटर में पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल और इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है ऑर्बिट में। ऑर्बिट उन्होंने नहीं बोला था, उन्होंने बोला था कुछ फिक्स सेल में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है और बहुत ही एम्प्टी स्पेस है और बीच में पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है। ये रदरफोर्ड ने बोला था। ये मॉडल बहुत दिनों तक, बहुत सालों तक साइंटिस्ट ने एक्सेप्ट किया क्योंकि इसका कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं निकल रहा था। और यहाँ से हम लोग और एक चीज़ देखेंगे जो है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ये भी हम लोग को निकालना पड़ेगा, रदरफोर्ड थ्योरी से ही आएगा। वो है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, यहीं से साइज ऑफ न्यूक्लियस के बारे में भी हम लोग देखेंगे। साइज ऑफ न्यूक्लियस के बारे में भी हम लोग देखेंगे। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच और साइज ऑफ न्यूक्लियस के बारे में देखेंगे। तो इसके लिए हम लोग को जानना पड़ेगा, क्या जानना पड़ेगा? रदरफोर्ड मॉडल का अगर हम लोग ड्राइंग करें, क्या था? ये था हम लोग का बिस्मथ, यहाँ से अल्फा पार्टिकल एमिट हो रहा था, इधर गोल्ड फॉइल था और इधर हम लोग का डिटेक्ट हो रहा था। मैं हम लोग देखेंगे उतना ही हम लोग बेसिक एक ड्राइंग करने हैं। तो ये सोच रहे हैं हम लोग का एटम है, ये हम लोग का एटम है और बीच में पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। तो यहाँ पर अल्फा आ रहा है, अल्फा आ रहा है। तो अंदर अगर पेनिट्रेट किया, पहले तो एटम के अंदर पेनिट्रेट करेगा फिर तो डिफ्लेक्ट करेगा। तो देख रहे हैं मैक्सिमम यहाँ तक अल्फा पार्टिकल पेनिट्रेट कर पाया, इतना स्पेस नहीं कर पाई। ये है R0, मतलब डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। मतलब क्या? जितना दूर तक अल्फा पार्टिकल एक एटम के अंदर पेनिट्रेट कर सकता है उसको हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। क्योंकि ये भी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, ये भी पॉजिटिवली चार्ज है, पूरा तो न्यूक्लियस के अंदर एब्जॉर्ब तो नहीं कर पाएगा, डिफ्लेक्ट करेगा। तो मैक्सिमम आते आते जहाँ तक आके रुक जाएगा उसी को स्पेस को हम लोग कहते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो इसको हम लोग R0 से डिनोट करते हैं। तो ये हम लोग को निकालना पड़ेगा, R0 डिस्टेंस हमें निकालना पड़ेगा। तो इस ये कौन से कॉन्सेप्ट से हम लोग निकालें? ये करेंगे फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के कॉन्सेप्ट से हम लोग निकालेंगे। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। ये है हम लोग का कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या है? अल्फा पार्टिकल का चार्ज क्या है? 2e इंटू न्यूक्लियस का हम लोग का चार्ज क्या है? न्यूक्लियस में एटम का JD बाय डिस्टेंस कितना है, कहाँ से आ रहा है? इन्फिनिटी से आ रहा है, प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है? 0, क्योंकि पहले कहाँ था अल्फा पार्टिकल तो स्टेडी था, इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितना है? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी 2e इंटू JD बाई कितना डिस्टेंस है? R0 डिस्टेंस, प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या है? प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0। एक मिनट, सॉरी, इधर काइनेटिक एनर्जी इनिशियल था, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी रहेगा क्योंकि इधर तो हम लोग का अल्फा पार्टिकल ट्रैवल कर रहा है, फाइनल आके तो इधर रेस्ट हो रहा है, अल्फा पार्टिकल रुक जा रहा है। तो ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ये है फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 होगा क्योंकि इधर आकर अल्फा पार्टिकल स्टेबल हो जा रहा है। तो ये है हम लोग का बेसिक इक्वेशन। अभी यहाँ से हम लोग काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे,
1/∞ आ रहा है, मतलब ये तो जीरो हो जा रहा, प्लस काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 2ZE² बाई R0, ये आ रहा है। अभी हम लोग क्या देखें, अभी हम लोग को निकालना पड़ेगा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। इधर हम लोग कह सकते हैं अगर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हुआ तो R0 क्या होगा, R0 मिनिमम। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं R0 मिनिमम इक्वल्स टू 2ZE² बाई KE मैक्सिमम, ये हम लोग कह सकते हैं। अभी अल्फा पार्टिकल मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज 7 MeV, 7.7 MeV, ये है अल्फा पार्टिकल का मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 7.7 MeV। तो ये डाटा हम लोग अगर बिठा इस इक्वेशन में, दैट इज हम लोग अगर डाटा बिठा दें तो क्या हो जाएगा, R0 मिनिमम इक्वल्स टू 2Z हम लोग 1 पकड़ रहे हैं, किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए पकड़ रहे हैं, 1 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 और काइनेटिक एनर्जी क्या, 7.7 MeV, मतलब 10⁻6 इंटू EV से। अभी हम लोग अगर कैलकुलेशन करें तो EV से हम लोग कहाँ पर जाना पड़ेगा, जूल में, उसके लिए 1.6 10⁻19, ये अगर हम लोग कैलकुलेशन करें सब कुछ तो हम लोग को क्या मिलेगा, हम लोग को मिलेगा, आप लोग चेक कीजिएगा, 30 इंटू 10⁻15 ऐसा कुछ आ रहा है शायद, 30 इंटू 10⁻15 ऐसा कुछ आएगा। इधर सॉरी, ये तो 1 नहीं, ये वाला हम लोग का 79 होगा। 79 किसके लिए, हम लोग का एटॉमिक नंबर 79, हम लोग तो हाइड्रोजन के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे थे, हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे इधर हम लोग बिस्मथ के साथ, इसलिए ये वाला 79 होगा। तो अगर ये सब कुछ कैलकुलेशन में बैठा है, ये वाला 30⁻15 मीटर आएगा या 30 फर्मी। तो अप्रॉक्सीमेट साइज ऑफ न्यूक्लियस क्या आया, 10⁻15। ये देखिए डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच जहाँ तक गया वही हम लोग कह सकते हैं यही अप्रॉक्सीमेट साइज ऑफ न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है। यहीं से अप्रॉक्सीमेट साइज ऑफ न्यूक्लियस क्या आया, 10⁻⁻15 मीटर। ये था डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये नोट डाउन कर लीजिए। अभी हम लोग देखेंगे रदरफोर्ड मॉडल के कुछ ड्रॉबैक्स या कुछ साइड, मतलब जिसके वजह से रदरफोर्ड मॉडल हम लोग का गलत साबित हुआ, ये नोट डाउन कर लीजिए। अभी हम लोग देखेंगे ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। ड्रॉबैक्स बोलने से पहले मैं बोलूँगा रदरफोर्ड मॉडल उस टाइम का बहुत सिग्निफिकेंट एक मॉडल था, क्योंकि ये मॉडल के ऊपर बेस करके बहुत कुछ तो उस टाइम का साइंटिस्ट ने डिस्कवरी किया, बहुत एक्सपेरिमेंट कंक्लूड किया। क्योंकि ये मॉडल गलत हो सकता है लेकिन फंडामेंटल जो स्ट्रक्चर है वो ओरिजिनल स्ट्रक्चर से बहुत ही सिमिलर है। मतलब देखिए सेंटर में हम लोग का न्यूक्लियस है, पॉजिटिवली चार्ज, आउटसाइड इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। ये उस टाइम पे, जो मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ उस टाइम में, क्योंकि उस टाइम में इतना एडवांस्ड, इतना हम लोग इंस्ट्रूमेंट नहीं था जो कि करेगा। तो उस टाइम में रदरफोर्ड ने ये जो मॉडल दिया था बहुत सिग्निफिकेंट था, लेकिन ड्रॉबैक्स तो रहेगा ही। तो ड्रॉबैक्स क्या है देखिए, और हम आप लोग बहुत लोगों का मन में क्वेश्चन आ सकता है, तो अगर ये सब गलत है तो डायरेक्ट सही मॉडल से तो हम लोग को पढ़ाना शुरू करना चाहिए। हम लोग गलत मॉडल पढ़ाते हैं, उसका ड्रॉबैक, फिर एक सही मॉडल। लेकिन इसके बारे में हम क्यों पढ़ाते हैं, क्योंकि अगर आप लोग पहले बेसिक जहाँ से स्टार्ट हुआ वो अगर आप लोग को नहीं पता रहेगा तो अगर मैं डायरेक्ट आप लोगों को बोर्स मॉडल बोल दूँ और जो भी एडवांस क्वांटम थ्योरी मॉडल है SPDF वो बोल दूँ तो आप लोग को कुछ समझ नहीं है कहाँ से आया। इसलिए पहले बेसिक से हम लोग को स्टार्ट करके आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए हम जब भी पढ़ाते हैं फिजिक्स में, आपको सिलेबस बेस है, पहले थॉमसन का मॉडल में हम लोग नहीं भी पढ़ा सकते थे, डायरेक्ट हम लोग बोर्स मॉडल जा सकते थे, लेकिन वैसा नहीं होगा क्योंकि सब मॉडल में कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंट था जिसके वजह से आगे कुछ हुआ। मतलब कुछ पास्ट में कुछ डिस्कवरी हुआ, कुछ गलत होने से भी कुछ हुआ, उसके लिए फ्यूचर एडवांस हुआ। ये हमेशा जान के चलिए, क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स के मन में रहता है हम लोग गलत मॉडल क्यों पढ़ते, डायरेक्ट तो
सही से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखिए ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल क्या था। ये सबसे पहला जो ड्रॉबैक था, ही कैन नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम्स। स्टेबिलिटी उन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाया, उन्होंने स्टेबिलिटी ऑफ एटम्स के बारे में उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया। एक थ्योरी था इधर मैक्सवेल का थ्योरी। मैक्सवेल ने कहा था एवरी एक्सीलरेटेड चार्ज्ड पार्टिकल्स एमिट रेडिएशन। यानी जितने भी एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स हैं वो रेडिएशन एमिट करता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन, तो इधर रदरफोर्ड ने क्या बोला, रदरफोर्ड ने कहा इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इनसाइड द एटम इन वेरियस सेल बियर ऑर्बिट। तो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो उधर क्या करेगा, रेडिएशन एमिट करेगा। तो ऐसा रेडिएशन एमिट करने से क्या होगा, अगर ये बीच में न्यूक्लियस है तो इलेक्ट्रॉन तो ऐसे घूमते 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 आके न्यूक्लियस में फॉल कर जाएगा, इलेक्ट्रॉन आते आते फॉल कर जाएगा। लेकिन ऐसा तो नहीं होता, तो फिर कुछ भी स्टेबल नहीं रहता, सब कुछ एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता। ये था रदरफोर्ड का सबसे बड़ा ड्रॉबैक। और ऐसा अगर चलता रहा तो कुछ भी हम लोग का नेचर में स्टेबल नहीं रहेगा, सब कुछ तो न्यूक्लियस के अंदर कोलाइड कर जाता है। तो इसलिए इसके लिए रदरफोर्ड मॉडल हम लोग का फेल हो गया। उसके बाद रदरफोर्ड ने और एक चीज़ कहा था, इन्होंने कहा था इलेक्ट्रॉन कैन मूव इन एनी सर्कुलर ऑर्बिट। लेकिन बाद में जब हम लोग बोर मॉडल पढ़ेंगे तो देखेंगे इलेक्ट्रॉन एनी सर्कुलर ऑर्बिट में नहीं, कुछ फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट में ही मूव करते हैं। तो ये भी रदरफोर्ड ने कहा था। और इसके वजह से एक क्या आया, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम का कॉन्सेप्ट भी आया, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। लेकिन ऐसा नहीं होता है, हम लोग का स्पेक्ट्रम क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम हम लोग का नहीं होता है। हम लोग क्या स्पेक्ट्रम होता है, हम लोग का डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। ये भी हम लोग पढ़ेंगे बोर्स मॉडल के अंडर, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स थे रदरफोर्ड मॉडल के बारे में। और रदरफोर्ड मॉडल में और क्या गलती था, और हम लोग देखें ये और कुछ था कि इन्होंने शेल का कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर नहीं किया, जो बाद में बोर्स मॉडल में हम लोग पढ़ेंगे KLM शेल, इसके बारे में भी रदरफोर्ड कुछ नहीं बोले थे। तो ये कुछ बेसिक ड्रॉबैक थे रदरफोर्ड मॉडल के बारे में। और ये हम लोग का कुछ डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम के बारे में भी उन्होंने मेंशन नहीं किया था। उन्होंने क्या कहा था, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम होगा। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स की वजह से रदरफोर्ड मॉडल बाद में फेल हो गया। उसके बाद साइंटिस्ट नील्स बोर आए, जिन्होंने इस मॉडल को थोड़ा मॉडिफाई किया, इसको करेक्ट किया। और बोर्स मॉडल भी बहुत सालों तक चर्चा में रहा। तो आज के वीडियो तो बहुत लंबा हो गया, आज बोर्स मॉडल के बारे में इस वीडियो में चर्चा नहीं करेंगे। मैं नेक्स्ट वीडियो में रहेगा बोर्स मॉडल के ऊपर, और उसके बाद एटॉमिक स्पेक्ट्रम के ऊपर भी रहेगा। तो ये वीडियो में देखिए, अगर कुछ क्वेश्चंस रहा तो कमेंट में पूछिएगा। तो और आगे वीडियो देखते रहिए। और अगर वीडियो को यूज़फुल लगे तो वीडियो को शेयर कीजिए, जिसको लगेगा, जिसके एग्ज़ाम आ रहे हैं सामने, उनसे शेयर कीजिए। और थैंक यू। और चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय, थैंक यू।